मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या फ्री आयंस पाए जाते हैं, यानी कि या तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ये जो आयंस होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाते हैं बॉडी को या फिर किसी भी सब्सटेंस को। आपने देखा भी होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या मेनली करंट लगता है, वो किस वजह से लगता है? क्योंकि उनके अंदर क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के पाए जाते हैं, इसलिए क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इन्हीं की वजह से उनको करंट लगता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या सोल्यूशन होता है किसका? एसिड बेस और साल्ट का सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एसिड बेस और साल्ट का सोल्यूशन होता है। आप देखा भी होगा कि जब एक जब क्या है टेबल साल्ट होता है यानी कि NaCl है, इसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं यानी उसके अंदर घोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? जो उसकी एसोसिएशन है रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? जो हमें सोडियम और क्लोराइड के अलग अलग हमें आयंस मिलेंगे जब वो डिजोल्व हो रहा होगा वहाँ पे। उसके बाद है हमारे कुछ मेन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सोडियम, क्लोराइड और क्या? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम। जो ये आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, इनके अलग अलग रूल्स होते हैं। जो बॉडी होती है उसकी मूवमेंट करवाने में ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में हर एक आयन के। उसके बाद है देखा होगा आपने, अगर कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसको क्या ड्रिप लगा देते हैं। जैसे उसको क्या ड्रिप में क्या उसको फ्लूइड देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कम्बिनेशन थेरेपी। हम उसको क्या इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं जब उसके पेशेंट की कोई भी सर्जरी होनी है। जब भी किसी सर्जरी के लिए वो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्या नॉर्मल डाइट तो ले नहीं पाता और उसको क्या है इन्फ्यूजन कंटेनिंग सलाइन एंड ग्लूकोज दिया जाता है, यानी कि IV उसको फ्लूइड दिया जाता है और उसमें क्या एडिशनली इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलाए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो और उसकी बॉडी जो वो प्रॉपर फंक्शंस करती रहे। विच आर इनिशिएटेड फॉर फ्लूइड मेंटेन ऑफ द बॉडी। वही बात है कि वो क्या है बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करके रखती हैं। जो ये थेरेपी दी जाती है ये किसकी होती है? कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि इसमें क्या है जो जो उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है वही इलेक्ट्रोलाइट्स उसको दिए जाते हैं और इसी को क्या है इलेक्ट्रोलाइट कम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कम्बिनेशन। और वो फिर क्या है IV जो पेशेंट होता है उसको IV देना होता है। उसके बाद है सोडियम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है यानी कि हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन विच सोडियम कंसेंट्रेशन ऑफ इन द सीरम इज लोअर देन नॉर्मल। जो हमारा सीरम होता है उसमें जो सोडियम की कंसनट्रेशन होती है वो क्या नॉर्मल से कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रेमिया। जो नॉर्मल वैल्यू होती है सोडियम की सीरम के अंदर वो कितनी होती है? 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद है अगर जो हमें क्या हाइपोनेट्रेमिया होता है उसके कारण क्या हो सकता है? अडीमा। अडीमा क्या होता है? अडीमा इज एन एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड बेनेथ द स्किन और इन वन और मोर कैविटीज ऑफ द बॉडी पार्ट्स दैट प्रोड्यूस स्वेलिंग। यानी कि जब भी आप देखो यहाँ पे क्या है स्वेलिंग हो रखी है और स्वेलिंग की वजह से क्या है जब भी हम यहाँ पे अपनी उंगली को प्रेशर अप करेंगे यानी कि उंगली लगाएंगे तो वहाँ पे क्या है एक गड्ढा बन जाएगा, पिट बन जाएगा और उसको क्या है पिटिंग अडीमा भी बोलते हैं। ये मेनली किस कारण से होता है? हाइपोनेट्रेमिया की वजह से। देखो यहाँ पे क्या है स्वेलिंग हो जाती है उसकी बॉडी के ऊपर और स्वेलिंग में जब भी हम कहीं पे प्रेशर करते हैं और प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम अपने फिंगर को वहाँ से हटा लेते हैं तो वहाँ पे क्या गड्ढा बन जाता है और उसको पिटिंग अडीमा बोलते हैं। ये मेनली किस में देखने को मिलता है? हाइपोनेट्रेमिया के पेशेंट्स में। उसके बाद है हमारा जैसे बुक में क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैंने पहले भी तुम्हें ये बताया है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे फ्लूइड की मूवमेंट्स करवाते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद सोर्सेज यानी कि हमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं? एल्स देन वाटर, यानी कि वाटर के सिवाय इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फूड्स में। जैसे क्या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी हमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो वो मैंने तुम्हें इससे आगे भी शो कर रखा है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे
एक बार मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। जब भी हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी इज अफेक्टेड बाय वाटर बैलेंस एंड अदर मिनरल्स प्रेजेंट इन डाइट। जैसे ही क्या वाटर का बैलेंस और मिनरल्स जो हम डाइट में ले रहे हैं उनका इम्बैलेंस बनता है, उसी के साथ में क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंस वहाँ पे हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि एक में अगर इम्बैलेंस होता है तो दूसरे में भी अपने आप से इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि फ्लूइड में अगर इम्बैलेंस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी अपने आप से इम्बैलेंस हो जाएगा। अब क्या, जब हमारी बॉडी में एक्सेस जो वाटर का लॉस हो जाता है, यानी कि वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर्टिकुलरली सोडियम इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब भी हमारी बॉडी में वाटर का लेवल लॉस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, तो उसी टाइम पे क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है मेनली क्या है सोडियम, वो क्या है हमारी बॉडी में कम हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम इंक्रीज, जब भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम होता है यानी कि लॉस होता है, तो उस टाइम पे क्या है, जो सोडियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, इससे क्या होएगा, आगे करवाती हूँ मैं ये। देखो क्या है, जब भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, वाटर का जो लॉस है वो ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, सोडियम जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का लॉस हुआ तो सोडियम इंक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ में क्या होगा, तो हमें क्या है, दिस इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डेवलप थर्स्ट सेंसेशन, इससे क्या होएगा, हमें प्यास लगेगी और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो उसी के साथ में क्या होएगा, हमारे हाइपोथैलेमस में क्या होएगा, वहाँ पे स्टिमुलेशन होएगी। स्टिमुलेशन में हमें क्या होएगा, थर्स्ट यानी कि प्यास लगेगी, प्यास की सेंसेशन आएगी, और क्या, जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो भी क्या है, रिलीज होएगा। रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस होता है तो क्या होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे क्या हमारी यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी बॉडी से जो वाटर है वो लॉस नहीं हो पाता, और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस वहाँ पर बना रहता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा। उसके साथ में क्या होएगा, जो हमारी किडनी है वो क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी वाटर को, यानी कि वो और भी क्या है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, यानी कि वो यूरिन के थ्रू उसको बाहर नहीं निकालेगी, वो वापसी दोबारा से फिर से क्या है, बॉडी में उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को, ताकि क्या वाटर की कमी हमारी बॉडी के अंदर ना हो। इससे क्या होएगा, हमारी बॉडी के अंदर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। वही बात है कि यूरिन की आउटपुट कम होगी तो क्या है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इस तरह से क्या हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बन जाएगा और इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी वहाँ पे बैलेंस बन जाता है। उसके बाद है, अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल जो वो गिर जाता है, यानी कि सोडियम का लेवल कम हो जाता है, वहाँ पे तो क्या था, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, लॉस ऑफ वाटर, वाटर की कमी की वजह से क्या था, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होएगा, सोडियम का लेवल जो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या, हमारे हाइपोथैलेमस में भी साथ के साथ में स्टिमुलेशन जाती है और उससे क्या होएगा, हमारी जो किडनी है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं। क्या करती है, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं, और हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा। तो इससे क्या होएगा, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारी जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है वहाँ से ही निकलेगा। इसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारा सोडियम होता है और जो पोटासियम होता है उसके जो एक्सचेंज हो रहा है उसको मेंटेन करके रखता है, और इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है। यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये बुक के अंदर भी है।